हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर, जो कि घटना चक्र का है आपका पूर्वावलोकन सार, जिसमें हम आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे और जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी हो गया, पैट हो गया, या टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, और साथ ही साथ आपकी रेलवे का हो गया एग्ज़ाम, और एसएससी जीडी 10+2। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को ही पता है कि घटना चक्र का जो पॉइंटर का है आपका, वो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको चाहे आरओ का हो, पीसीएस का हो, और चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेली हम आपको इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की हम सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो कल हम आपका क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो इसमें हमारा पहला है आपका कि सही कथन। तो ये जो आपके कथन दिए गए हैं ये एकदम सही है कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, फिर आगे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का जो श्रेय है वो क्लाइव को था। किसको था? लॉर्ड क्लाइव को जाता है। ईस्ट इंडिया की जो सैनिक और असैनिक था उसका जो सुधार हुआ था उसका जो श्रेय है वो आपके क्लाइव को जाता है। साथ ही लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीयता के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। कैसे? द्वितीयता के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े गए थे। ये आपके क्या हुआ है इसमें का कि क्वेश्चन आपके दिए गए होंगे और कथन दिए गए होंगे, तो आपको बताना, जैसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो 3 आपके सही हो जाएंगे और 3 और 1 आपका गलत हो जाएगा। या फिर आपके 4 दिए होंगे उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे आपका रहेगा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना थी उसके समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो आपकी वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। किससे है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है, आगे है आपका कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको वारेन हेस्टिंग्स ने ही खत्म किया था। वारेन हेस्टिंग। ठीक से आगे है आपका कि वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वो भी आपके वारेन हेस्टिंग थे जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, आगे है आपका इसी में कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। तो भारत में जो न्यायिक संगठन की स्थापना थी वो भी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, आगे है नेक्स्ट कि वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसिद्ध सिविल सेवा कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है। तो जो भारतीय सिविल सेवा के नाम से जो कम जाना जाता है वो किसने स्टार्ट किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? वो आपका कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जब मृत्यु हो गई थी तो उनकी कब्र स्थित कहाँ पर है? तो उनकी जो कब्र है वो गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, आगे है बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो जो बसीन की संधि थी वो आपके 1802 में हुई थी और इस पर आपके अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हस्ताक्षर हुए थे। तो ये बेस जो बसीन की संधि थी वो किस किस के मध्य हुई थी? तो ये आपकी अंग्रेज तथा बाजीराव के मध्य हुई थी। साथ ही कब हुई थी? तो 1802 में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? जो लॉर्ड अब आता है कि सहायक संधि से कौन संबंधित है? तो आपके लॉर्ड वेलेस्ली संबंधित हैं। और फिर जो लॉर्ड सहायक संधि थी वो किस किस के मध्य हुई थी? तो आपकी लॉर्ड वेलेस्ली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। ठीक है, और ये आपके पहले मराठा सरदार थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे आपका है कि सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था। तो जो सहायक संधि है उसको क्रियान्वयन किया गया था किसके? तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ही क्रियान्वयन
किया गया था। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो वो आपके हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे, जो कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक थे, जो कि हैदराबाद के आपके निजाम थे। ठीक है, आगे है कि हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले आपका हैदराबाद में हुआ था, फिर मैसूर में, फिर अवध में, फिर सिंधिया में, और ये आपका सही कालक्रम है जो कि आपके लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर सहायक संधि उन्होंने की थी। ठीक है, अब आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? नेक्स्ट है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सहायक संधि को अवध के जो नवाब थे उन्होंने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। और ये जो प्रश्न है कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। क्या होगा? अगर सहायक संधि का पूछा जाता है तो अवध का नवाब हो जाते हैं, लेकिन अगर प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य में पूछा जाए तो आपका हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो जो हैदराबाद इंदौर के जो होलकर राज्य था उसने आप सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने? इलाहाबाद, जो इंदौर के जो होलकर राज्य थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आगे है आपका कि हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य और जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदौर के होलकर राज्य ने। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। तो सहायक संधि का सूत्रपात किसने किया था? तो आपके लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करना। क्या था? अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, आगे है आपका कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका लहराया था। तो जो लॉर्ड वेलेजली थे, जब नेपोलियन की शक्ति से जब यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो उस वक्त जो ब्रिटिश का जो पताका था भारत में वो लॉर्ड वेलेजली ने फहराए रखा था। ठीक है, आगे है आपका कि आंगल और नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? तो जो आंगल नेपाल युद्ध है वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में हुआ था। किसके? लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ आगे है ये आपके कुछ युद्ध हैं और उनसे संबंधित भी हैं। तो हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल और नेपाल युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड वेलेजली आपके चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके तृतीय आंगल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके काफी बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। आगे है कि तृतीय आंगल मराठा युद्ध संबंधित है। तो जो तृतीय युद्ध आंगल मराठा युद्ध है वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग से शुरू संबंधित है। किसे है? लॉर्ड हेस्टिंग से। अगर वहीं आपसे पूछ लेता है कि तृतीय आंगल मैसूर युद्ध तो वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आगे है कि सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे। तो जो सर टॉमस मुनरो हैं वो आपके 1820 से लेके 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे थे। 1820 से लेके 1827। आगे है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह कौन था? तो वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिन्होंने तथाकथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को प्रशासन में ले लिया था। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि गवर्नर जनरल जो तृतीय आंगल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं, तो तृतीय आंगल मैसूर युद्ध से आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है। ठीक है, आगे है कि ठगों के दमन से संबंध था। तो ठगों के दमन से संबंध किसका था? तो वो आपके कैप्टन सिलीमैन का था। किसका था? कैप्टन सिलीमैन का। ठीक, आगे है आपका कि सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। तो सती प्रथा पर आपकी विलियम बेंटिक ने पाबंदी लगाई थी। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने पाबंदी लगाई थी सती प्रथा पर। ठीक है,
नेक्स्ट रहेगा आपका कि विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई। तो विलियम बेंटिंक के द्वारा जो सती प्रथा थी वो आपकी 1829 में समाप्त की गई थी, 1829। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। तो जो बंगाल के दासों के जो निर्यात था वो आपका 1789 में रोक दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। किसके? तो कुप्रशासन के कारण हुआ था। तो कुप्रशासन के कारण ही लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कैसे कब हुआ था। तो जो अवध का विलय था वो आपका 1856 में हुआ था। ठीक है, अब ये आपके कुछ विलय से संबंधित हैं, यानी कि जो पंजाब का विलय हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में वो कब हुआ था। तो पंजाब का विलय 1849 में हुआ था। ठीक है, और सतारा का जो विलय था ब्रिटिश साम्राज्य में वो 1848 में हुआ था। और अवध का विलय आपका 1856 में हुआ था। करौली का विलय आपका 1855 में हुआ था। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। फिर आगे है कि वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वयन की थी। तो वो आपकी डलहौजी थे, जिन्होंने जो विलय की नीति थी वो नियोजित एवं क्रियान्वयन की थी। ठीक, आगे हम चलेंगे इसी सीरीज में, क्योंकि गवर्नर जनरल से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आपका 1-2 क्वेश्चन गवर्नर जनरलों से संबंधित पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आगे रहेगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपकी सतारा को, फिर संबलपुर को, फिर झांसी को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आएगा कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी। तो जो अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी तो किसने? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में। किसके? लॉर्ड एलन बरो के समय में सिंध विजय संपन्न हुई थी। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। तो सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? तो 1843 में। ठीक है, आगे है कि वह अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। तो जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था तो उस समय जो अवध के ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो आपके जेम्स आउटरम थे। कौन थे? जेम्स आउटरम। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह था। तो वो आपके लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। तो भारत में जो प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था वो आपका बम्बई और ठाणे के मध्य हुआ था। बम्बई और ठाणे के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी। तो भारत में जो पहली रेलवे लाइन थी वो आपकी 1853 में स्टार्ट हुई थी। 1853। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी तो वो आपकी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे थी, जिसने सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। ये क्वेश्चन आपका काफी इंपोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसे डैश करके रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट में से है कि भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी तो किसने? तो वो आपकी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी थी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, आगे है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार हुआ था। तो जो ब्रिटिश भारतीय राज्य का क्षेत्र का जो अंतिम मुख्य विस्तार था वो आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ठीक है, आगे है कि पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो कौन स्वरूप देने वाले थे? तो वो आपके लॉर्ड डलहौजी स्वरूप देने वाले थे। ठीक है, आगे है आपका कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वयन किया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है, इसी के साथ आगे रहेगा आपका क्वेश्चन कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, आगे है कि भारत का प्रथम वायसराय था। तो जो लॉर्ड कैनिंग है वो आपके भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, इसके आगे है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो जो गोद लेने के जो अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया था? तो वो आपका 1858 में साम्राज्य की घोषणा ने इसे अधिकार दे दिया था। ठीक है, आगे है आपका कि विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया की भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया था। तो 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ आगे चलेंगे हम
कि वो है गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो दास प्रथा को आपके लॉर्ड एलन वेरो ने समाप्त किया था। इसी के साथ है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड वेलेजली आपके सहायक संधि से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी आपकी व्यापकता का सिद्धांत से संबंधित है। लॉर्ड कैनिंग आपके 1857 के विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि लॉर्ड हेस्टिंग, तो ये आपके तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो ये आपके 1829 का जो 17वां रेगुलेशन था उससे संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी से घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे रहेगा आपका कि स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो जो स्थायी बंदोबस्त था वो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। इसी के आगे है कि पेशवाई को समाप्त किया गया था। तो जो पेशवाई को समाप्त आपका 1818 में किया गया था। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलेंगे। ही सुमेलित कीजिए, इसमें से हमें बताना है कि सर जॉन शोर कैसे थे। तो सर जॉन शोर थे वो आपकी निष्क्रियता से संबंधित थे। लॉर्ड एलन वेरो ये आपकी सिंधी का विलय से संबंधित थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी तो ये अवध के विलय से संबंधित थे। लॉर्ड डल वेलेजली तो ये आपके चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे। ठीक है, ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चनों में ही आपके बहुत का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आगे है आपका कि लॉर्ड डलहौजी, तो ये अवध के विलीनीकरण से संबंधित थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय से। फिर है कि लॉर्ड डफरिन, तो जो लॉर्ड डफरिन थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लॉर्ड डफरिन है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। फिर है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो ये आपके चार्टर एक्ट 1833 कब पारित हुआ था, जो वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, तो उससे संबंधित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर है कि लॉर्ड लेटन, तो ये आपके द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध का प्रारंभ होना से संबंधित है, लॉर्ड लेटन। ठीक है, आगे है आपका कि वह गवर्नर जनरल जो चतुराई निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था। तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की जो नीति थी उससे आपके जॉन लॉरेंस जुड़े थे। किससे? चतुराई पूर्ण निष्क्रियता से आपके जॉन लॉरेंस जुड़े थे। ठीक है, आगे है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि जो आपकी भारत में जो अंग्रेजों के समय में जो जनगणना हुई थी तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, आगे है कि वह वाइसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब एक दंडित अपकारी के द्वारा की गई थी, तो वो भी आपके लॉर्ड मेयो थे जिनकी मृत्यु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी। ठीक है, और करी किसने थी, तो जो दंडित अपराधी था यानी कि जो जिसे दंड मिला होगा वो अपराधी था, उसने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अफगानिस्तान के प्रति के एक जोश भरी उग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपके लेटन थे। कौन थे? लेटन थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। तो भारत का जो वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था तो वो आपके लॉर्ड लिनलिथगो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, आगे है आपका कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो किसके द्वारा सशक्त की गई थी, तो वो आपकी लॉर्ड रिपन के द्वारा सशक्त की गई थी। ठीक है, इसी के साथ हमारा आगे है कि एल्बर्ट बिल संवाद का संबंध था। तो जो एल्बर्ट बिल था उसका जो संबंध है वो आपका यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से संबंधित था, आपका एल्बर्ट बिल। ठीक है, आगे है आपका कि महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब अभिग्रहण किया गया था, तो वो आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये जो अधिनियम था आपका फैक्ट्री अधिनियम वो से अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, आगे है आपका कि भारत में स्थानीय स्वशासन स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है, तो जो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन था उसकी जो जनक है वो आपके लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका कि सूची है जिसे हमें आपस में मिलाना है कि क्लाइव, तो क्लाइव आपके जो लॉर्ड क्लाइव हैं वो आपके बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित हैं। बेंटिंग, लॉर्ड बेंटिंग आपकी अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। लॉर्ड चार्ल्स मैकटॉफ ये आपके प्रेस पर से प्रतिबंध
प्रतिबंध हटाने से संबंधित है। ठीक है, फिर है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो ये आपकी सती प्रथा के निषेध से संबंधित है। लॉर्ड रिपेन आपके स्वायत्त शासन से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन आपके बंगाल के विभाजन से संबंधित है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना थी वो आपके लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। ठीक है, आगे है कि भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। तो जो भारतीय स्मारक संरक्षण एक्ट था वो आपके लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। तो जो कर्जन के प्रशासन की जो तुलना थी वो जी के गोखले ने औरंगजेब से की थी। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका, और फ्रेंड्स जो ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ ये आपके एग्जाम के लिए, जो आगामी एग्जाम आपके आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा ताकि आपको डेली ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मिल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे है आपका कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन वाइसरॉयों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम जो है वो है कि सबसे पहले आपके लॉर्ड कर्जन थे, फिर लॉर्ड हार्डिंग थे, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, फिर उसके बाद लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, आगे है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो ये आपके लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। और ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि जो अंग्रेज थे उनकी नीति क्या रहती थी कि फूट डालो और राज करो। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी। तो वो आपके लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ठीक, आगे है कि भारत का एकमात्र यहूदी वाइस थे। तो वो आपके लॉर्ड रेटिंग थे जो कि यहूदी वाइसराय थे। ठीक है, आगे है आपका ये सुमेलित है कि पिस्ट इंडिया एक्ट। तो पिस्ट इंडिया एक्ट जो था वो आपके वारन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स ये आपके लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये आपका लेटिन ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड लेटिन ने। फिर है कि एलवाइट विल, तो ये आपका रेपेन ने किया था। ठगी का दमन तो ये विलियम बेंटिंग ने किया था। और रिंग्स फेंस की जो नीति थी वो आपकी वारन हेस्टिंग ने स्टार्ट की थी। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वयन हुआ था। तो दिल्ली से जो कलकत्ता से जो दिल्ली स्थानांतरण हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। ठीक है, फिर है कि चूक का सिद्धांत या हड़प नीति ये आपकी डलहौजी की थी। बंगाल विभाजन आपका लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव। सामाजिक सुधार तो लॉर्ड बेंटिंग। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी के साथ है कि ये आपस में मिलाना है हमें। सूची एक और किसमें दिया गया है कि बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। तो ये किसने जारी किया था? तो ये आपके बंगाल के जो चार्ल कॉर्नवालिस और कॉर्नवालिस का जो दूसरा अर्ल और पहला मार्किस था। क्या था? दूसरा अर्ल और पहला मार्किस था। और ये जो बंगाल में जो आपका फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर जनरल तो वो आपके चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। ठीक है, फिर है कि भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के अधीन कौन थे? तो वो आपके जेम्स एड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी एलर का मार्किस था। ठीक है, आगे है कि भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय जो कि इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1858 के अधीन था। तो वो आपके गिलबर्ट जॉन एलियट मरे था। तो ये जो क्वेश्चनों की जो लेवल है ये आपके लेवल छोटी नहीं है। ये आपके किसी का भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का, किसी भी लेवल का आपका एग्जाम हो, सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एसएससी का हो, जीटी का हो, एससीजीएल का हो, साथ ही आपका टीचिंग संबंधी एग्जाम हो, जैसे कि सुपर टेट में आपसे पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन। टेट में एक दो क्वेश्चन आएगा लेकिन सुपर टेट में अच्छे खासे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपके जैसे टीजीटी पीजीटी होता है जिसमें आपकी सब्जेक्ट अगर आपके पास आधुनिक इतिहास है या इतिहास है तो उसमें से जो क्वेश्चन है आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नीट जीआरएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपकी यूपी एसएससी की लेवल के जो क्वेश्चन हैं आपके ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारी ये सीरीज भी समाप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हमारी जो सीरीज का वीडियो जो हमारा रहेगा वो टॉपिक रहेगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन होंगे उसे हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हमारी 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।